ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कहानी है शव यात्रा काफ़ी टचिंग है। एकदम दुख भरी कहानी है। दलितों के बीच में भी दलित, ऐसा भी होता है, ये हम इस कहानी को पढ़कर ही जान पाए हैं। देखते हैं क्या होता है कहानी में। चमारों के गांव में बलहारों का एक परिवार था जो जोहड़ के पार रहता था। चमारों का गांव था, मतलब दलितों का गांव था। उसमें भी बलहारों का एक परिवार था। दलितों में भी नीची जाति, दलितों में भी दलित, बलहारों का एक परिवार रहता था। वो जोहड़ के पार रहता था। जोहड़ मतलब एक गंदा सा पोखर, मतलब कि गंदा पानी जिस नाले से बहता है, उसके उस तरफ वो बलहारों का एक परिवार रहता था। गांव बेसिकली चमारों का था। चमारों और बलहारों के बीच एक सीमा रेखा की तरह था जोहड़। देखिए, जहाँ सवर्ण जाति और चमारों के बीच सीमा रेखा होती है, वैसे ही हम इस कहानी में पाते हैं कि चमारों और बलहारों के बीच एक सीमा रेखा की तरह था ये जोहड़। बरसात के दिनों में जब जोहड़ पानी से भर जाता था, तब बलहारों का संपर्क गांव से एकदम कट जाता था। बाकी समय में पानी कम हो जाने से किसी तरह वे पार करके गांव पहुंचते थे। यानी बलहारों के गांव तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब ये जो बलहारों का परिवार था, जो जोहड़ के उस पार रहता था, उनका यहाँ तक आने का कोई रास्ता नहीं था। मतलब कि जब बारिश होता था और जोहड़ में पानी भर जाता था, तो वो एकदम गांव से कट जाते थे, वो अकेला परिवार। और जब पानी कम होता था तो वे किसी तरह उसे पार करके गांव पहुंचते थे। रास्ता बनाने की ज़रूरत कभी किसी ने महसूस ही नहीं की थी। अब देखिए, केवल एक परिवार, वो भी बलहारों का परिवार, जोहड़ के उस पार है। उनके लिए रास्ते का कोई बंदोबस्त करना किसी के ख्याल में नहीं आया, किसी को ज़रूरत ही नहीं महसूस हुआ। जो जोहड़ के किनारे खड़े होकर जब किसी चमार को उनकी ज़रूरत पड़ती, तो जोहड़ के किनारे खड़े होकर आवाज़ लगा देता। जोहड़ इतना बड़ा भी नहीं था कि बलहारों तक आवाज़ ही ना पहुँचे। आवाज़ सुनकर वे बाहर आ जाते थे। जब चमारों को इस बलहार परिवार के किसी से ज़रूरत पड़ती थी, तो वे जोहड़ के इस पार से ही पुकारते थे। और जोहड़ भी उतना बड़ा नहीं था कि वो सुन ना पाए। बलहार आवाज़ सुनते ही बाहर आ जाते थे। परिवार में सिर्फ 2 जन ही रह गए थे। अब ये जो बलहार परिवार है, जो एकदम सेक्लूडेड है, जोहड़ के उस पार है, उसमें केवल 2 ही लोग बचे थे। सुरजा, जिसकी उम्र ढल चुकी थी। एक तो सुरजा है जिसकी उम्र ढल चुकी थी, और उसकी बेटी संतो, जो शादी के तीसरे साल में ही विधवा होकर मायके लौट आई थी। सुरजा है, उसकी बेटी संतो है। अब संतो का लाइफ भी ट्रेजेडी है। शादी के 3 साल बाद ही विधवा हो गई और वो मायके आ गई। सुरजा की घरवाली को मरे भी 3 साल हो गए थे। सुरजा की पत्नी को मरे 3 साल हो गए थे। घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियां संतों ने संभाल रखी थी। सुरजा वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो चला था, उसे सूझता भी कम था, लेकिन फिर भी गांव के छोटे मोटे काम वह कर ही देता था। सुरजा बहुत बूढ़ा हो गया था। उसकी पत्नी के चल बसे 3 साल हो गए थे और घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी विधवा बेटी संतो ने संभाल रखी थी। लेकिन सुरजा कमज़ोर होते हुए भी गांव के छोटे मोटे काम कर देता था। सुरजा का एक बेटा भी था, जो 10-12 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गया था। कुछ साल इधर उधर भटकने के बाद उसे रेलवे में नौकरी लग गई थी। इस नौकरी ने ही उसे पढ़ने लिखने की ओर आकर्षित किया था।
इसी तरह उसने हाई स्कूल करके तकनीकी प्रशिक्षण लिया और रेलवे में ही फिटर हो गया था। अब देखिए, सुरजा का एक बेटा भी था। 10-12 साल की उम्र में ही वो घर छोड़कर भाग गया था। इधर उधर कई साल भटका और रेलवे में नौकरी लग गई, और नौकरी ने ही उसे पढ़ने लिखने की ओर आकर्षित किया, और उसने उसी तरह हाई स्कूल पास किया और टेक्निकल प्रशिक्षण भी लिया और रेलवे में ही फिटर हो गया। उसका नाम था कल्लू, जो अब कल्लन हो गया था। देखिए, उसका नाम कल्लू था जो अब कल्लन हो गया था। अब उसका नाम में थोड़ा बदलाव आया था, वो कल्लन हो गया था। कल्लू, काला, गोबर, ये सब दलितों का नाम हुआ करता था। जो काला एक रंग को आइडेंटिफाई, काले से मतलब एक रंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसी का नाम पड़ गया कल्लू। लेकिन वो आजकल रेलवे में फिटर है और उसने अपना नाम कल्लन कर दिया। जब संतों की शादी हुई थी, सारा खर्च कल्लन ने ही उठाया था। सुरजा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कल्लन की शादी भी रेलवे कॉलोनी में ही हो गई थी। उसके ससुर भी रेलवे में ही थे। उसे पढ़ी लिखी पत्नी मिली थी, जिसके कारण उसके रहन सहन में फर्क आ गया था। उसके जीवन का ढर्रा ही बदल गया था। अब देखो, ये जो कल्लू है, जो 10-12 साल की उम्र में ये गांव छोड़कर भाग गया था, उसकी शादी रेलवे कॉलोनी में हो गई थी और उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी। ससुर भी रेलवे में थे और उसी ने संतों की शादी की जो भी खर्च वगैरह था, कल्लन ने ही उठाया था। और देखिए, कल्लन का ससुर रेलवे में है, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी, और वो खुद रेलवे में नौकरी करने लगा, तो उसके रहन सहन में फ़र्क आ गया था। उसके जीवन का ढर्रा ही बदल गया था। गांव वह यदा कदा ही आता था, लेकिन जब भी वह गांव आता, चमार उसे अजीब सी नज़रों से देखते थे। वो गांव कभी कभार ही आता था। 10-12 साल की उम्र में गांव छोड़कर भागा था, लेकिन फिर ज़िंदगी एक नई सिरे से उसने शुरू की थी। रेलवे में नौकरी लग गई थी। रेलवे में ही पढ़ाई करके प्रशिक्षण प्राप्त किया, टेक्निकल ज्ञान अर्जित किया, और उसका रहन सहन बदल गया था। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो गांव यदा कदा ही आता था। लेकिन जब भी वह गांव आता, चमार उसे अजीब सी नज़रों से देखते थे। चमार उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, अजीब सी नज़रों से देखते थे। कल्लू से कल्लन हो जाने को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। देखिए, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था कि कैसे ये कल्लू कल्लन बन गया। उनकी दृष्टि में वह अभी भी बल्हार ही था, समाज व्यवस्था में सबसे नीचे, यानी अछूतों में भी अछूत। अब देखिए, जहाँ सवर्ण जाति के लोग चमारों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वहीं चमार स्वयं अपने आप को सुपीरियर समझते हैं बल्हारों से, और उन्हें ये कदापि डाइजेस्ट नहीं होता कि एक बल्हार का लड़का पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा है। उसके लिए तो ये कल्लू ही रहेगा, कल्लन कभी नहीं होगा। गांव में वह अपने आप को अकेला महसूस करता था। परिवार के बाहर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह 2 घड़ी बतिया सके। गांव के पढ़े लिखे लोग भी उससे कटे कटे रहते थे। देखिए, जब भी वो कभी कभार ही गांव आता था, लेकिन जब भी वो गांव आता था, वो एकदम लोनली फील करता था, अकेला महसूस करता था। परिवार के बाहर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह 2 घड़ी बात कर सके। गांव के पढ़े लिखे लोग भी उससे कटे कटे रहते थे। आखिर वह था तो बल्हार ही, जोहड़ पार रहने वाला। आखिर वो बल्हार ही तो है जो जोहड़ के पार रहता है। ये उसका एड्रेस था, ये उसका आइडेंटिटी था, जिसे वो मिटाए भी मिटा नहीं सकता। गांव वाले उसे कल्लू बल्हार ही कहकर बुलाते थे। उसे यह संबोधन अच्छा नहीं लगता था। नश्तर की तरह उसे बींद कर हीन भावना से भर देता था।
गांव वाले उसे नाम से नहीं बुलाते थे, उसे जाति जोड़कर ही बुलाते थे। उसे कल्लू बल्हार बुलाते थे। और ये जब नाम वो सुनता था ना, तो वो हीन भावना से एकदम ग्रस्त हो जाता था। इस बार वह काफ़ी दिन बाद गांव आया था। उसने आते ही सुरजा से कहा, बापू मेरे साथ दिल्ली चलो, सरकारी मकान में सब एक साथ रह लेंगे। इस बार जब वो घर आया था गांव में, वो कभी कभार ही आता है, और इस बार जब आया था तो उसने अपने पिता से कहा, बापू तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, सरकारी मकान है, हम सब वहीं आराम से रहेंगे। ना बेटे, इस आखिरी बखत में यूं गांव क्यों छुड़वावे। पुरखों ने यहाँ आके किसी जमाने में डेरा डाला था, यहीं मर खप गए। इसी मिट्टी में इस जोहड़ की ढेंग पे रह के जिंदगी काट दी। इब कहाँ जागे, इब कहाँ जाएं। सुरजा ने आंखें मिचमिचाकर अपने मन की बात कही थी, जैसे अतीत में वह कुछ ढूंढ रहा था। सुरजा पुराना आदमी था, बूढ़ा हो चला था, और उसके ख्यालात भी पुराने थे। वो जानता था उसके गांव में उसकी कोई औकात नहीं है। वो जोहड़ के पार रहने वाला अकेला बल्हार परिवार है, लेकिन फिर भी उसके पूर्वज वहाँ आ बसे थे और उसको उस ज़मीन से मोहब्बत थी। वो दूसरे गांव वालों के दुत्कार सहकर भी अपनी इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, जैसे अक्सर बुजुर्ग लोग करते हैं। वो नहीं चाहता था कि वो दिल्ली जाए अपने बेटे के साथ, चाहे दिल्ली में उसे कितनी ही सुख सुविधाएं मिले। उसे अपना मिट्टी छोड़ना पसंद नहीं था। तो इसलिए उसने कल्लन से कह दिया कि ना बेटा, अब इस उम्र में कहाँ जाना। कल्लन ने संतों की ओर देखा। अब उस परिवार में एक और व्यक्ति जो है वो है विधवा बहन संतो। वह तो चाहती थी इस जहालत से छुटकारा मिले। संतो तो चाहती थी कि यहाँ से छुटकारा मिले, ये तो एक नरक के समान है यहाँ रहना। लेकिन बापू की बात काटने का उसमें न कभी पहले हौसला था, न अब है। लेकिन वो बेचारी बापू के बात के खिलाफ जाना नहीं जानती थी, न पहले जानती थी न अब जानती है। बस चुपचाप बैठकर पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदने लगी थी, जैसे उसका सोच उसे कहीं बहुत दूर ले जा रहा था। वो बेचारी अपने पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदने लगी थी। वो चाहती थी मन से कि वो अपने भाई के साथ दिल्ली में जाए और एक नई ज़िंदगी शुरू करे, लेकिन पिता के बात को काटने का हिम्मत भी उसमें नहीं था। जहाँ दूर दूर तक भी कोई किनारा दिखाई नहीं पड़ता था, वो वहाँ देख रही थी। कल्लन ने ज़ोर देकर कहा, बापू यहाँ ना तो इज्जत है ना रोटी, चमारों की नज़र में भी हम सिर्फ बल्हार हैं। यहाँ तुम्हारी वजह से आना पड़ता है। मेरे बच्चे यहाँ आना नहीं चाहते, उन्हें यहाँ अच्छा ही नहीं लगता। अब कल्लन ने बात थोड़ी और स्पष्ट करते हुए कहा, बापू यहाँ रहकर क्या लेना है, न इज्जत है न रोटी है। अरे चमारों की नज़र में भी हम सिर्फ बल्हार हैं। देखो आपकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ता है। मेरे बच्चे यहाँ आना नहीं चाहते, उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता। उसकी बात बीच में ही काट कर सुरजा बोला। अब जब बेटा ऐसे बोलने लगा तो बात को बीच में ही काट कर सुरजा बोला, तो बेटे या मत आया कर, मारी तो कट जाएगी इसी तरह। बस संतों की फिक्र है, यो अकेली रह जाएगी। यो टूटा फूटा घर भी शायद अगली बारिश ना देख पावे। तुझे जो हमारी चिंता है तो तू इस घर को पक्का बनवा दे। अब देखो पिताजी ने स्पष्ट कह दिया, देखो तुम यहाँ नहीं आना चाहते तो मत आओ, मुझे बस मेरी बेटी की फिक्र है। वो बेचारी अगले बारिश में ये घर होगा या नहीं पता नहीं, टूटा फूटा घर है, वो बेचारी अकेली रह जाएगी। अब अगर तुझे हमारी चिंता है तो तू एक काम कर, इस घर को पक्का बनवा दे। सुरजा के मन में यह बात कई बार आई थी, लेकिन कह नहीं पाया था। आज मौका पाकर कह दिया। अब देखो ये बात सुरजा के मन में कई दिनों से ये बात छिपी हुई थी कि बेटे से कहकर इस घर को पक्का बनवा दें। आज अवसर मिला
तो उसने कह दिया, बापू, मेरे पास जो 2-4 पैसे हैं उन्हें यहाँ लगाकर क्या होगा? आपके बाद मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं। सन तो मेरे साथ दिल्ली चली जाएगी। कल्लन ने साफ साफ कह दिया। अब कल्लन ने कहा, देखो बापू, मेरे पास जो 2-4 पैसे हैं, मैं यहाँ जोहड़ पार इस गंदे से जगह में उसे इन्वेस्ट करूँ तो क्या फ़ायदा, क्योंकि आपके बाद तो मैं यहाँ आने वाला नहीं, न यहाँ आकर रहूँगा। संतों को मैं अपने साथ दिल्ली ले चलूँगा। सुनते ही सुरजा भड़क गया। उसके मुंह से गालियाँ फूटने लगी। चिल्ला कर बोला, तू मेरे मरने का इंतज़ार भी क्यों करे है? इसे आज ही ले जा। और हाँ, अपने पैसों की घौंस मुझे न दिखा। अपने धौरे रख। जहाँ इतनी कटगी है, आगे भी कट ही जागी। अब सुरजा को बहुत फील हुआ, बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि देखे, तेरे पास अगर कुछ पैसे हैं, 4 पैसे हैं, तो मुझे उसका कुछ धौंस न दिखा। अगर तू नहीं रहना चाहता तो मेरे मरने के इंतज़ार मत कर, तू इसे अभी ले जा। जैसे ज़िंदगी कटी है अब तक, आगे भी कट जाएगी, तू चिंता मत कर। उन दोनों के बीच जैसे अचानक संवाद सूत्र बिखर गए थे। खामोशी उनके इर्द गिर्द फैल गई थी। देखिए, दोनों के बीच में एकदम खामोशी फैल गई। बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई। सुबह होते ही कल्लन दिल्ली चला गया था। पैसों का बंदोबस्त करके वह हफ्ते भर में लौट आया था। साथ में पत्नी सरोज और 10 साल की बेटी सलोनी भी आई थी। अब देखिए, सुरजा और बेटे कल्लन के बीच इस प्रकार का जो संवाद हुआ, उसके बाद सुरजा ने क्या किया, वो दिल्ली चला गया था। पैसों का बंदोबस्त करके वह 1 हफ्ते में लौट आया। और इस बार जब लौटा तो पत्नी सरोज और 10 साल की बेटी सलोनी भी और 10 साल की बेटी सलोनी भी उसके साथ थी। बेटे को वे उसकी ननिहाल में छोड़कर आ गए थे। उसका जो बेटा है उसे उसके पत्नी के घर छोड़कर वो आ गए। कल्लन ने आते ही बापू से कहा, किसी मिस्त्री से बात करो, कल ईंटों का ट्रक आ जाएगा। अब कल्लन ने शहर से आते ही, घर पहुंचते ही पिता से कहा, किसी मिस्त्री से बात करो, कल ईंटों का ट्रक आ जाएगा। अब देखिए, जहाँ कल्लन गांव में नहीं रहना चाहता था, आना भी नहीं चाहता था, यदा कदा ही आता था, क्योंकि उसे यहाँ आकर एकदम अकेला फील होता था। कोई उससे बात नहीं करता था। गांव वाले उसे कटे कटे रहते थे, यहाँ तक कि पढ़े लिखे भी कटे कटे रहते थे। और वहीं वो अपने पिता के प्रति मजबूर होकर गांव में एक घर बनवाने की ठान लेता है। उसके पिता की इच्छा को वो पूरी करने की सोचता है। वो जानता है कि पिता के चले जाने के बाद वो इस गांव में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी पिता के फीलिंग्स को वो हर्ट नहीं करना चाहता था। और वो 1 हफ्ते बाद फिर लौट आता है अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी सलोनी के साथ। और आते ही पिता से कहता है कि एक मिस्त्री का बंदोबस्त करो, ईंटों का ट्रक कल आ जाएगा। इतना हमने पार्ट 1 में देखा था। अब आगे देखते हैं। सुनते ही सुरजा की आंखों में चमक आ गई थी। उसे कल्लन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था, लेकिन कल्लन ने उसे विश्वास दिला दिया था। सुरजा ये एकदम सोच नहीं पा रहा था। उसे नहीं लगा था कि उसका बेटा यहाँ गांव में उसके लिए घर बनवाएगा, क्योंकि उसने तो साफ कह दिया था कि उसे गांव पसंद नहीं है और न ही उसके बच्चे यहाँ आना चाहते हैं। वह उसी वक्त मिस्त्री की तलाश में निकल पड़ा था। सुनते ही पिता सुरजा मिस्त्री की तलाश में निकल पड़ा। उसके मन में ये कई सालों से ये चाह थी कि उसका मकान भी पक्का हो। गांव में ज़्यादातर मकान सूरतराम ठेकेदार ने बनाए थे। सुरजा उसी के पास पहुंचा। ठेकेदार जी, हमारा भी एक मकान बना दो। अब उस गांव में सूरतराम ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर था, वही सबके लिए घर बनाता था।
और तो सुरजा भी उसी के पास पहुंचा और कहने लगा, ठेकेदार जी, हमारा भी एक मकान बना दो। सूरत राम ने पहले तो सुरजा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे मानो विश्वास ही नहीं हुआ, एक बलहार मकान बनवाने की बात कर रहा है, तन पर ढंग का कपड़ा नहीं, और चला है पक्का मकान बनवाने। उसने पहले पहले ही क्या देखा, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था कि इस बलहार के पास अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है और ये चला है पक्का मकान बनवाने। सूरत राम जल्दी में था, उसे कहीं जाना था। उसने हंसकर सुरजा को टाल दिया। सुरजा को। एक तो उस ठेकेदार का मन ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी नीची जाति का आदमी भी मकान बनवाने के लिए निकल पड़ा है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे टाल दिया। हंसकर उसने कहा, आज तो टेम ना है, फिर बात करेंगे। देखो, आज मेरे पास टाइम नहीं है, फिर बात करेंगे। कोई और ऊंची जाति वाला होता तो झट से बात पक्की कर लेता, लेकिन सुरजा है, बल्हार है, जोहड़ पार रहने वाला है, नीची जाति का है और वो चला है घर बनवाने, तो इसलिए उसने टाल दिया हंसकर। सुरजा ने हार नहीं मानी। सुबह ही वह मुंह अंधेरे निकल पड़ा था। पास के गांव में साबिर मिस्त्री था, पुराना कारीगर। सुरजा ने उसे अपने आने का मकसद बताया। सुरजा भी हार मानने वाला नहीं था। उसने क्या किया, पास वाले गांव में एक और मिस्त्री था साबिर, उससे मिला। वो पुराना कारीगर था और सुरजा ने उसे अपने आने का मकसद बताया। साबिर मान गया था। ठीक है, मैं कल आके देख लूँगा, अपना मेहनताना पेशगी लूँगा। अब साबिर ने क्या कहा, वो पास वाले गांव का कारीगर था, तो उसने कहा, मैं आकर देख लूँगा कल, लेकिन एक बात है, मेरी जो मेहनताना है वो मुझे एडवांस मिलना चाहिए। ठीक है मिस्त्री जी, कल आ जाओ, जोहट पे ही हमारा घर है। सुरजा अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। लौटते समय उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कमज़ोर शरीर में भी जैसे स्फूर्ति भर गई थी। अब सुरजा एकदम खुश हो गया। वो बूढ़ा हो चला था, शरीर कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन इस बात को सुनकर कि उसका भी घर बन रहा है और साबिर ने हाँ कर दी है, तो जैसे उसमें एक नई स्फूर्ति आ गई। वो अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था और गांव की ओर लौटते समय मानो उसके पांव ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे खुशी के कारण। जब तक वह लौटकर घर पहुंचा, ईंटें आ चुकी थी। अब जब घर पहुंचा तो क्या देखता है, ईंटें आ चुकी थी, तो कितनी खुशी उसको हुई। लाल लाल ईंटों को देखकर सुरजा अपनी थकावट भूल गया था। वो थका हुआ था, लेकिन उन लाल लाल ईंटों को देखकर खुशी के मारे उसकी थकावट ही दूर हो गई थी। वह उल्लास से भर उठा था। उसने ऐसी खुशी इससे पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। इतनी खुशी उसने ज़िंदगी में पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। जोहड़ पार ईंटें उतरती देखना गांव के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पूरे गांव में जैसे भूचाल आ गया था। अब देखो, जोहड़ पांव जो बल्हारों का ये जो परिवार था, जिसे सभी गांव वाले हिकारत की नज़र से देखते थे, जहाँ की और एक रास्ता डालने की भी किसी ने नहीं सोची थी। जब बाढ़ आ जाती थी तो वो अकेला पड़ जाता था परिवार, और सभी उन्हें बल्हार बल्हार कहकर पुकारते थे, जाति के नाम से जाने जाते थे। नीची जाति थी, नीची जाति में भी नीची जाति थी। और वहाँ आज ईंटें उतरी तो पूरे गांव में हलचल मच गया और खबर एकदम आग जैसे फैल गई। आश्चर्य से पूरा गांव में जैसे भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। गांव के कई लोग जोहड़ के किनारे खड़े थे और आश्चर्य से सभी उन ईंटों को देख रहे थे। रामजीलाल कीर्तन सभा का प्रधान था। रविदास जयंती पर रात भर कीर्तन चलता था।
भीड़ में वह भी खड़ा था। जब उससे रहा नहीं गया तो चिल्लाकर बोला, अबे ओ सुरजा, यूं ईंटें कौन लाया है? अब देखो, रामजी लाल कीर्तन सभा का प्रधान था और वो रविदास जयंती पर रात भर कीर्तन चलता था। और रविदास जयंती पर रात भर कीर्तन चलता था, भीड़ में वह भी खड़ा था। और जब उससे रहा नहीं गया, जब रामजी लाल से रहा नहीं गया तो उसने चिल्ला कर पूछा, अबे ओ सुरजा, ये ईंटें कौन लाया है? सुरजा ने उत्साहित होकर कहा, अजी बस हमारा कल्लन पक्का घर बनवा रिया है। अजी बस मेरा बेटा है ना कल्लन, वो पक्का घर बनवा रहा है। रामजी लाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। अपने भीतर उठते ईर्ष्या द्वेष को दबाकर उसने कहा, यूँ तो चोखी बात है सुरजा, पर पक्का मकान बनवाने से पहले प्रधान जी से तो पूछ लिया था या नहीं? अब देखो, रामजी लाल एकदम ईर्ष्या और द्वेष से भर गया और उसने क्या कहा, देखो सुरजा, पक्का मकान बनवाना वगैरह तो ठीक है, लेकिन तुमने पहले प्रधान जी से पूछा भी है या नहीं? रामजी लाल की बात तीर की तरह सुरजा के सीने में उतर गई और सुरजा ने ये कभी इस प्रकार की आपत्ति किसी और से आएगी, सुरजा ने सोचा ही नहीं था। घर बनवाने की इच्छा सालों से थी और आज जब वो हकीकत में बदलने जा रही थी तो वो इतना खुश था। उसने गांव के रीति रिवाज कुछ नहीं सोचा। उसे उसने ये नहीं सोचा कि एक बल्हार द्वारा पक्का मकान बनवाने पर दूसरों को इतनी ईर्ष्या होगी। रामजीलाल ने जो बात कही वो तीर की तरह उसके सीने में उतर गई। उसे लगा जैसे कोई सूदखोर साहूकार सामने खड़ा धमकी दे रहा है। ये एक धमकी ही थी। तुमने प्रधान जी से पूछा, देखो किसी को घर बनवाना है उसकी अपनी निजी बात है, लेकिन ये बल्हार है, नीची जाति में भी नीचा है सुरजा, और उसे घर बनवाने में अगर प्रधान का परमिशन चाहिए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपत्ति आने वाली है। गुस्से पर काबू पाने का असफल प्रयास करते हुए सुरजा गुर्राया। देखो, सुरजा को इतना गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखकर वो गुर्राता हुआ बोला, प्रधान से क्या पूछना? देखिए, प्रधान से क्या पूछना है, इसकी क्या ज़रूरत है? फिर भी पूछ तो लेना चाहिए था। देखिए, रामजी लाल यूँ कहकर चला गया। फिर भी पूछ तो लेना चाहिए था, मतलब यहाँ प्रधान की इजाज़त के बिना तुम कैसे घर बनवाओगे, ये मैं ज़रा देखता हूँ। ऐसी एक ध्वनि थी उसके टोन में, रामजी लाल जी के बातचीत में। रामजी लाल जी के कहने में ये एक व्यंग्यार्थ था, पूछ तो लेना चाहिए था। और वो चला गया और सुरजा को संशय में डाल गया। रामजी लाल सीधा प्रधान के पास पहुंचा। जोहड़ पार के हालात नमक मिर्च लगाकर उसने प्रधान बलराम सिंह के सामने रखे। बलराम सिंह ने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, सिर्फ सिर हिलाकर मूँछों पर हाथ फेरता रहा। अब ये जो रामजी लाल है ना, वो तो एकदम ईर्ष्या से जल भुन रहा था। उसने यहाँ से जाकर सीधा, वो कहाँ गया, वो यहाँ से कहाँ गया, सीधा प्रधान के पास। और प्रधान के पास जाकर, प्रधान कौन था, बलराम सिंह था, उसके पास जाकर उसने जोहड़ पार के हालातों के बारे में नमक मिर्च डालकर बातें बताई और बलराम सिंह को एकदम से तैयार कर दिया कि कैसे इसे रोकना है, सुरजा का घर बनवाना कैसे रोकना है। इसके लिए नमक मिर्च डालकर रामजी लाल ने बलराम सिंह से बातें की। बलराम सिंह ने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वो सिर्फ अपना सिर हिलाकर मूँछों पर हाथ फेरता रहा। प्रधान भी घाघ था, वह रामजीलाल की फितरत से वाकिफ था। उसके चले जाने के बाद वह कुछ गमगीन सा हो गया था। सुरजा बल्हार पक्का मकान बनवा रहा है, यह बात उसे बेचैन करने के लिए काफ़ी थी।
वैसे भी सुरजा गांव के लिए अब उतना उपयोगी नहीं था। अब देखिए ये प्रधान सोचने लगा, बलराम सिंह सोचने लगा, वो प्रधान था और राम जी लाल के चले जाने के बाद वो एकदम दुखी हो गया। किस बात में दुखी हुआ? गमगीन हो गया। क्यों? क्योंकि एक बल्हार पक्का मकान बनवा रहा है। ये उसे ये बात उसे बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। और वैसे भी वो सोचने लगा ये सुरजा आजकल गांव के लिए उतना उपयोगी भी नहीं है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी, जोहड़ पार बल्हारों का पक्का मकान बन रहा है, रेलवे की कमाई है, ईंटों का ट्रक आ गया है, सीमेंट रेत बजरी सरिये आ रहे हैं। अब देखो ये पूरे गांव में आग की तरह ये खबर फैल गई कि देखो जोहड़ पार बल्हारों का पक्का मकान बन रहा है, रेलवे की कमाई है, ईंटों का ट्रक आ गया है। फिर जो भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स हैं, जो सीमेंट है, रेत है, बजरी है, सरिये हैं, मतलब कि जो आयरन रॉड्स हैं और मेटल है, ये सभी जो भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स हैं सभी आ गए हैं। बात फैलते फैलते इतनी फैल गई कि मकान नहीं, गांव की छाती पर हवेली बनेगी। अब देखो लोगों में बात इतनी फैल गई कि लोग कहने लगे कि मकान नहीं बल्कि हवेली बन रही है। खिड़की दरवाज़ों के लिए सागौन की लकड़ी आ रही है। सुना है रंगीन संगमरमर के टाइल भी आ रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। देखो जितनी मुंह उतनी बातें। गांव में बातें इतनी फैल गई कि टाइल्स आ रही हैं, सागौन की लकड़ी आ रही है और घर नहीं बल्कि हवेली बन रही है, बंगला बन रहा है। अगले दिन सुबह ही प्रधान का आदमी आ धमका था जोहड़ के किनारे। अब देखो प्रधान का आदमी अगले दिन सुबह जोहड़ के किनारे पहुंच गया। सुरजा को मन मार के उसके साथ जाना पड़ा। सुरजा को देखते ही बलराम सिंह चीखा। देखो सुबह सुबह सुरजा को बुलाने जोहड़ पार कौन आया? प्रधान का आदमी आया, बलराम सिंह का आदमी। और न चाहते हुए भी सुरजा को उसके साथ बलराम सिंह के पास जाना पड़ा। सुरजा को देखते ही बलराम सिंह चीखा। बलराम सिंह चीखते हुए बोला, अंटी में 4 पैसे आ गए तो अपनी औकात भूल गया। बल्हारों को यहाँ इसलिए नहीं बसाया था कि हमारी छाती पर हवेली खड़ी करेंगे। वह ज़मीन जिस पर तुम रहते हो हमारे बाप दादों की है। जिस हाल में हो रहते रहो, किसी को एतराज़ नहीं होगा। सिर उठा के खड़ा होने की कोशिश करोगे तो गांव से बाहर कर देंगे। अब देखो क्या प्रधान कहता है, तुम्हारे पास 2-4 पैसे आ गए तो अपनी औकात भूल गया। देखो ये हमारे बाप दादों की ज़मीन है, तुम जिस फटे हाल रहते हो यहाँ वैसे ही अगर रहोगे तो ओके, वरना क्या है, अगर तुम सिर उठा के खड़ा होने की कोशिश करोगे तो गांव से बाहर फेंक देंगे। बलराम सिंह का एक एक शब्द बुझे तीर की तरह सुरजा के जिस्म को छलनी छलनी कर गया था। सुरजा की आंखों के सामने जिंदगी के खट्टे मीठे दिन नाचने लगे, जैसे कल ही की बात हो। क्या नहीं किया सुरजा ने इस गांव के लिए। और बलराम चुनाव के दिनों में एक एक वोट के लिए कैसे मिन्नतें करता था। तब सुरजा बल्हार नहीं, सुरजा ताऊ हो जाता था। अब देखो बलराम सिंह जो प्रधान था उसकी बातें सुनकर सुरजा एकदम दुखी हो गया और वो पुरानी बातें याद करने लगा। उसकी आंखों के सामने ज़िंदगी के खट्टे मीठे दिन नाचने लगे, जैसे कल ही की बात हो। उसने इस गांव के लिए क्या नहीं किया। जो भी ये जो भी मीनियल वर्क है ना, जो भी सफाई का काम हो या फिर मैला उठा ढोने का काम हो, ये सब तो इनसे करवाते थे, सभी तो उन्होंने किया। और इलेक्शन के टाइम सुरजा को बल्हार नहीं पुकारते, उस समय सुरजा ताऊ बुलाते थे। सुरजा ने एक सर्द सांस छोड़ी, बिना कोई जवाब दिए वापस चल दिया।
बलराम सिंह ने आवाज़ देकर रोकना चाहा, लेकिन वह रुका नहीं। बलराम सिंह की चीख अब गालियों में बदल गई, जो बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। अब सुरजा एकदम मुड़कर चला गया। उसके सामने पुरानी बातें तैरने लगी। वो सोचने लगा कि कितने खुदगर्ज हैं ये गांव वाले, कितना खुदगर्ज और सेल्फिश है ये प्रधान। इस गांव वालों के लिए क्या नहीं किया सुरजा बल्हार ने। अब जब वो एक छोटा सा मकान बनाने जा रहा है तो इतनी आपत्ति, तो वो मुड़कर चला गया और बलराम सिंह मानो चीखता हुआ गालियां देने लगा। घर पहुंचते ही सुरजा ने कल्लन से कहा, तू सच कहवे था कल्लू, यो गांव रहने लायक ना है। उसकी लंबी मूछें गुस्से में फड़फड़ा रही थी। आंखों के कोर भीगे हुए थे। घर पहुंचते ही उसने अपने बेटे से कहा कि तूने जो कहा वही ठीक है, ये गांव रहने लायक नहीं है। उसकी आंखें भीग आई थी। तो बेटा क्या कहता है, बापू अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये ईंटें तो कोई भी खरीद लेगा, ये मकान बनने नहीं देंगे। कल्लन ये जानता था कि ये गांव वाले बहुत ही कुदगर्ज लोग हैं, इसलिए तो वो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। बस पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उसने हाँ कर दी थी। तो वो कहने लगा कि देखो बापू अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये ईंटें जो हमने उतरवाए हैं कोई भी खरीद लेगा। कल्लन ने सुरजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरजा ने भी जिद पकड़ ली थी। वह झुकेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, उसने मन ही मन दोहराया। अब सुरजा भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो भी एकदम गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि अब जो भी हो देखा जाएगा, घर तो वो बनवाएगा ही। ना बेटे, मकान तो अब बन के रहेगा, जान दे दूंगा पर यूं गांव छोड़ के ना जाऊंगा, सुरजा ने गहरे आत्मविश्वास से कहा। अब सुरजा को भी इतना गुस्सा आया और सुरजा ने ये कह दिया, एकदम से स्पष्ट कर दिया कि अब मैं गांव छोड़कर जाने की नौबत ही नहीं आ रही है, अब तो मैं यहीं रहूँगा और मकान बन के रहेगा। कल्लन अजीब सी दुविधा में फंस गया था। भावावेश में आकर वह ईंटें तो ले आया था, पर गांव के हालात देखकर उसे डर लग रहा था। कल्लन जानता था कि ये लोग घर बनवाने नहीं देंगे। उसने आवेश में आकर ईंटें तो उतरवा दी, लेकिन अब उसे डर लगने लगा, कहीं कोई बवेला ना उठ खड़ा हो। पत्नी सरोज और बेटी सलोनी साथ आ गए थे, लेकिन सलोनी को यहाँ आते ही बुखार हो गया था। उसकी जो बेटी है, जो यहाँ आई थी गांव में, सलोनी 10 साल की, उसे उस समय बुखार था। सरोज के पास जो 2-4 गोलियां थी वे दे दी थी सलोनी को, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ था। सरोज का मन घबरा रहा था। वह लगातार कल्लन से जाने की जिद कर रही थी। अब देखिए, पत्नी और बेटी साथ आए थे, वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, वो भी यहाँ घर बनवाने के इच्छुक नहीं थे। अब जब इतना झमेला हो गया तो पत्नी ने भी कहा चलो वापस चलते हैं, एक तो बेटी को बुखार है। और उसने कल्लन से जाने की ज़िद की और कहने लगी, बेकार यहाँ मकान पर पैसा लगा रहे हो, संतो हमारे संग रहेगी, बापू को समझाओ। अब देखो, पत्नी भी कहने लगी कि जो तुम्हारी बहन है, विधवा बहन संतो, वो हमारे साथ रह लेगी दिल्ली में, बापू को समझाओ, बेकार यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट मत करो। लेकिन कल्लन सुरजा को समझाने में असमर्थ था। उसने सरोज से कहा, अब आखिरी बखत में बापू का जी दुखाना क्या ठीक होगा। सरोज चुप हो गई थी। अब देखो, आखिरी वक्त में पिता का जी दुखाना ठीक नहीं है। अब ये दुविधा में पड़ गया बेटा कल्लन। एक तरफ पत्नी कह रही है और उसका खुद का मन कह रहा है कि यहाँ से फूटो, यहाँ कुछ भी मत करो, गांव में गांव रहने लायक है ही नहीं। दूसरी तरफ बूढ़े पिता हैं जो ये ठाने हुए हैं कि वो मकान बनवा कर ही रहेंगे। सुरजा ने रात भर जाग कर ईंटों की रखवाली की थी। एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकी थी। सुबह होते ही वह साबिर मिस्त्री को बुलाने चल दिया था। अब रात भर ये बूढ़ा सुरजा
ईंटों की रखवाली करने लगा। उसे ये भी डर लगने लगा कि गांव वाले आकर कहीं ये ईंट ना चुरा कर ले जाएं। और एक पल भी उसने आंखें नहीं झपकी। सुबह होते ही वह साबिर मिस्त्री को बुलाने चला गया था। सुरजा को डर था कहीं कोई उसे उल्टी सीधी पट्टी न पढ़ा दे। उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं था। अब देखो, सुरजा को इस बात का डर था कि ये साबिर मिस्त्री जो है उसने मान तो लिया था कि वो घर बनवा कर देगा, लेकिन उसे डर था कि कहीं गांव वाले साबिर मिस्त्री को ही उल्टा पाठ न पढ़ा दे। सलोनी का बुखार कम नहीं हो रहा था। सरोज ने कल्लन से किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। गांव भर में सिर्फ एक डॉक्टर था। कल्लन उसे ही बुलाने के लिए चल दिया। कल्लन को देखते ही डॉक्टर ने मना कर दिया। सामान्य पूछताछ करके कुछ गोलियां पुड़िया में बांध कर दे दी। कल्लन ने बहुत मिन्नतें की, डॉक्टर साहब एक बार चल के तो देख लो। अब देखो, सलोनी जो कल्लन की बेटी थी 10 साल की, उसे उस समय बुखार था और जो भी गोली इनके पास थी उन्होंने दे दी थी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। गांव में सिर्फ एक ही डॉक्टर था। कल्लन उसे बुलाने के लिए चल दिया। कल्लन को देखते ही डॉक्टर ने मना कर दिया। कल्लन ने बहुत मिन्नतें की, डॉक्टर साहब एक बार चल के तो देख लो। डॉक्टर टस से मस नहीं हुआ। कल्लन ने कहा, मरीज़ को यहीं आपके क्लिनिक में लेकर आ जाता हूँ। अब देखो, एक ही डॉक्टर है। उससे कल्लन ने कई बार रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ घर चलकर देख लो, लेकिन डॉक्टर टस के मस नहीं हुआ। अंत में कल्लन ने कहा, ओके, हम मरीज को यहाँ ले आते हैं। नहीं, यहाँ मत लाना, कल से मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। यह मत भूलो तुम बलहार हो। देखो कैसे ये डॉक्टर कहता है कि देखो, तुम अपनी बेटी को यहाँ मत लाओ। देखो, तुम अपनी जात मत भूलो, ये मत भूलो कि तुम बलहार हो। और तुम यहाँ आ गए तो दूसरे दिन क्या होगा कि दूसरे मरीज यहाँ आएंगे ही नहीं। डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी, ये दवा उसे खिला दो, ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा, देखो ये दवा खिला दो, वो ठीक हो जाएगी, उसे यहाँ मत लाना किसी भी हालत में। कल्लन निराश लौट आया था। डॉक्टर ने जो गोलियां दी थी वे भी असरहीन थीं। बुखार से बदन तप रहा था। तेज बुखार के कारण वह लगातार बड़बड़ा रही थी। संतोष की सेवा टहल में लगी थी। 1 मिनट के लिए भी वहाँ से नहीं हटी थी। सरोज की चिंता बढ़ रही थी। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थी। देखो, सलोनी 10 साल की, कल्लन और सरोज की बेटी बुखार से तड़प रही थी। डॉक्टर न यहाँ आकर देखने के लिए राज़ी हुआ, न मरीज़ को वहाँ ले आने के लिए राज़ी हुआ। और देखो, जात के नाम पर कि तुम बलहार हो इसलिए यहाँ मत आओ, अपनी बेटी को यहाँ न लाओ। और बुखार बढ़ता ही गया। जो भी दवा डॉक्टर ने दी वो भी असरहीन था। संतो और सरोज दोनों उसकी सेवा करते रहे, लेकिन चिंता बढ़ रही थी। सरोज के मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी शव यात्रा का यह तीसरा और अंतिम भाग है। हमने देखा जोहड़ पार रहने वाला एक बलहार परिवार, जिसे गांव के सभी लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं। उनके यहाँ एक जवान लड़का है कल्लन, जो रेलवे में नौकरी करता है, लेकिन गांव के दूसरे पढ़े लिखे लोग भी उससे कटे कटे रहते हैं। यहाँ तक कि कल्लन की बेटी सलोनी 10 साल की तेज़ बुखार से तड़प रही थी और डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि उसे यहाँ मत ले आओ। और उसका रीज़न क्या कहा डॉक्टर ने कि यह मत भूलो तुम बलहार हो। कैसे एक डॉक्टर भी मरीज़ों को उसकी जाति के हैसियत से देखता है। तो हमने देखा सुरजा सुबह का गया, दोपहर बाद लौटा था। सुरजा कहाँ गया था? रात भर ईंटों की रखवाली करता रहा। उसे डर था कि कहीं गांव वाले उसके ईंटों को कुछ हानि न पहुंचा दे।
सुबह सुबह निकला साबिर मिस्त्री के यहाँ, लेकिन लौटा दोपहर बाद। कैसे लौटा? थका हारा, हताश। उसे इस हाल में देख कर कल्लन ने पूछा। जिस उत्साह से वो गया था वो बूढ़ा उस उत्साह से वापस नहीं लौटा, थका हारा, हताश लौटा है। उसे उस हाल में देखकर उसके बेटे कल्लन ने पूछा, क्या हुआ बापू? सुरजा ने निढाल स्वर में कहा, होना क्या था? मिस्त्री कहीं दूर रिश्तेदारी में गया है, 10-15 दिन बाद आवेगा। बेटे, मुझे ना लगे अब वो आवेगा। सुरजा ने अपने मन की हताशा जाहिर की। अब देखिए जिस साबिर मिस्त्री ने वादा किया था कि वो अगले दिन आकर घर बनवाने की बात आगे बढ़ाएगा, वो घर से गायब है। और पूछताछ करने पर पता चला कि वो किसी दूर रिश्तेदार के यहाँ गया है और 10-15 दिन पहले नहीं लौटेगा। अब सुरजा को बात ठीक ठीक समझ आ रही थी। वो ये समझ गया था, वो बूढ़ा समझ गया था कि गांव वालों ने ही साबिर मिस्त्री को भड़काया होगा। मुझे न लगे अब वो आवेगा। बेटे, मुझे नहीं लगता अब साबिर मिस्त्री आवेगा। उसने अपने मन की हताशा जाहिर की। क्यों बापू? हम तो उसकी मेहनत का पैसा उसे पेशगी दे रहे थे, फिर भी वह मुकर गया। कल्लन ने ताजुब जाहिर किया। अब कल्लन ने ताजुब जाहिर करते हुए कहा, आश्चर्यचकित होकर कहा, उसे तो हम उसकी मेहनत का पैसा पेशगी के रूप में दे रहे थे, मतलब एडवांस देने को भी तैयार थे। हमने ये भी वादा किया था। गांव के ही किसी ने उसे रोका होगा। साबिर ऐसा आदमी तो ना है, वह भी इनसे डर गया दिखे। अब बापू ने कहा कि ज़रूर गांव के लोगों ने उसे रोका होगा। वैसे साबिर एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन बेचारा क्या करे, डर गया होगा। सुरजा ने गहरे अवसाद में डूब कर कहा। दोनों गहरी चिंता में डूब गए थे। दोनों बाप बेटे गहरी चिंता में डूब गए, क्योंकि एक तरफ गांव वाले उनके खिलाफ, दूसरी तरफ घर बनवाने की इच्छा। और अकेले तो घर बनाया नहीं जा सकता, किसी मिस्त्री की ज़रूरत है, और मिस्त्री भी गायब। सलोनी का जी कैसा है? सुरजा ने पूछा। उसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कल्लन ने चिंता व्यक्त की। अब पिता ने पूछा कि बेटी सलोनी की तबीयत कैसी है? तब कल्लन ने जवाब दिया कि तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाऊं? कहीं कुछ ओपरा ना हो। अब देखिए सुरजा अनपढ़ था, वो ये झाड़ फूंक वालों पर विश्वास करता था। तो उसने कहा, देखो बीमारी कम नहीं हो रही है, तो मैं कोई झाड़ फूंक वालों को बुलाऊं? कहीं कुछ ओपरा ना हो, मतलब कि कहीं कुछ ऊंचा नीचा ना हो गया होगा, मतलब कुछ तो बिगड़ गया होगा, तो भगवान ही खुश ना हो हमसे। सुरजा ने अपनी मन की शंका जताई। उसे शंका थी कि झाड़ फूंक वाले इसे ठीक कर सकते हैं शायद बेटी को। नहीं बापू, मैं कल सुबह ही उसे लेकर शहर जाऊंगा, बस आज की रात ठीक ठाक कट जाए। कल्लन क्या कहता है? झाड़ फूंक वालों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आज रात ठीक ठाक कट जाए, कल सुबह मैं उसे शहर ले जाऊंगा। कल्लन के स्वर में गहरी पीड़ा भरी हुई थी। सुरजा ने उसे ढाढ़स बंधाया। कल्लन के स्वर में गहरी पीड़ा थी, क्योंकि अपनी बेटी को यहाँ ले आया, शहर में रहता था, गांव आना नहीं चाहता था, और अपनी बेटी को ले आया, और देखो बेटी बीमार है तो कोई डॉक्टर देखने को तैयार ही नहीं है। पूरी रात जागते हुए कटी थी। सलोनी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब सलोनी की जो तबीयत है वो एकदम बदतर होती जा रही थी, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। पूरी रात वो सोई नहीं। सुबह होते ही कल्लन ने सलोनी को पीठ पर लादा, उसके इर्द गिर्द ठीक से कपड़ा लपेटा। सरोज साथ थी। वे धूप चढ़ने से पहले शहर पहुंच जाना चाहते थे।
अब वो लोग सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह होते ही कल्लन ने अपनी बेटी को अपनी पीठ पर लादा और उसकी पत्नी सरोज भी साथ थी, और धूप चढ़ने से पहले वो चाहते थे कि वो शहर पहुंच जाए। शहर गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर था। आने जाने का कोई साधन नहीं था। जो शहर था 8-10 किलोमीटर दूर था और यातायात का कोई साधन नहीं था। कल्लन ने गांव के संपन्न चमारों से बैलगाड़ी मांगी थी, लेकिन बलहारों को वे गाड़ी देने को तैयार नहीं थे। अब कल्लन ने बहुत मिन्नतें की। जिनके पास बैलगाड़ी है उनसे जाकर मिन्नतें की कि एक बैलगाड़ी दे दो, लेकिन किसी ने ये कहकर बैलगाड़ी नहीं दी क्योंकि वे बलहार थे। पीठ पर लाद कर सलोनी को ले चलना कठिन हो रहा था। वह बार बार पीठ से नीचे की ओर लुढ़क रही थी। अब देखो उस पिता की जो व्यथा को देखो। वो कल्लन जो है अपनी 10 साल की बेटी को अपनी पीठ पर लादे, जो बुखार से तड़प रही थी। उसे 8-10 किलोमीटर दूर चलना था अपनी बीमार बेटी को लेकर, और बार बार बेटी पीठ से नीचे की ओर लुढ़क रही थी। कल्लन की पत्नी सहारा देते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता कांटे नहीं कट रहा था। वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो शहर पहुंच जाए, कल्लन और उसकी पत्नी सरोज, क्योंकि उनकी बेटी जो बहुत बीमार है, जितनी जल्दी हो सके किसी अस्पताल में भर्ती हो सके। लेकिन रास्ता कांटे नहीं कट रहा था। जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी, सलोनी का जिस्म निढाल हो रहा था। उसकी सांसें धीमी पड़ गई थीं। शहर लगभग आधा किलोमीटर दूर रह गया था। अचानक कल्लन को लगा जैसे सलोनी का भार कुछ बढ़ गया है। बुखार से तपता जिस्म ठंडा पड़ गया था। उसने सरोज से कहा, देखो तो सलोनी ठीक तो है। देखिए 8-10 किलोमीटर दूर उनको पहुंचना था शहर, और शहर पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर रह गया था। और तब कल्लन को महसूस हुआ कि उसकी बेटी का भार कुछ बढ़ गया है, और बुखार से तपता जिस्म जो अब तक गर्म था ठंडा पड़ गया है। उसने सरोज से कहा, देखो तो सलोनी ठीक तो है। सलोनी के शरीर में कोई स्पंदन ही नहीं था। सरोज दहाड़ मार कर चीख पड़ी थी, मेरी बेटी को क्या हो गया? देखो तो यह हिल क्यों नहीं रही? उसने रोते हुए कहा। अब देखो सलोनी का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था, कोई स्पंदन नहीं था, उसकी जान जा चुकी थी। और सरोज दहाड़ मारकर चीखती हुई बोली, मेरी बेटी को क्या हो गया? देखो तो यह हिल क्यों नहीं रही? उसने रोते रोते कहा। कल्लन ने सलोनी को पीठ से उतार कर सड़क के किनारे लिटा दिया था। वह हताश ठगा सा खड़ा था। वो एकदम हताश और ठगा सा खड़ा था बेचारा। 8-10 किलोमीटर तो अपनी बेटी को पीठ पर लाद कर चल तो दिया, लेकिन शहर पहुंचने से पहले ही उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। उसके अंतस में एक हड़कंप सी मच गई थी। उसके अंदर एक हड़कंप सी मच गई थी। 10 वर्ष की जीती जागती सलोनी उसके हाथों में ही मुर्दा जिस्म में बदल गई थी। सब कुछ आंखों के सामने घटा था। वे जोर जोर से चीख कर रो रहे थे। अपनी उस लाचारी के ऊपर उसे इतना गुस्सा और दुख हुआ कि एक बलहार होने के कारण डॉक्टर ने उसकी बेटी को नहीं देखा। एक बलहार होने के कारण गांव वालों ने उसे बैलगाड़ी नहीं दी। तो एक बलहार होने के कारण वो उसकी बेटी को उचित समय पर डॉक्टर के पास वो नहीं ले जा सका। उसे इतना दुख हुआ। सब कुछ उसके आंखों के सामने घटा, और उसकी जीती जागती 10 साल की बेटी सलोनी उसके हाथों में ही मुर्दा बन गई। वो कुछ नहीं कर सका। वो जोर जोर से चीख कर रोने लगे। रास्ता सुनसान था। उनकी चीखें सुनने वाला भी कोई दूर दूर तक नहीं था। एकदम सुनसान रास्ता था। वे चीख कर रो रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। वे काफ़ी देर इसी तरह बैठे रोते रहे। उन्हें सूझ ही नहीं रहा था क्या करें।
सड़क किनारे कच्चे रास्ते पर सलोनी के शव को लिए वे तड़प रहे थे। काफ़ी देर बाद एक व्यक्ति शहर की ओर से आता दिखाई पड़ा। उन्हें उम्मीद की एक झलक दिखाई दी, शायद आने वाला उनकी कोई मदद करे। अब देखो, अपनी 10 साल की बेटी की मुर्दा जो शव को लेकर मुर्दा जिस्म को रास्ते के पास लिटाकर वो दोनों दहाड़ मार कर रो रहे थे। उन्हें ये नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, और आसपास कोई था नहीं जो उनके चीख को सुन सके। काफ़ी देर बाद एक व्यक्ति आता दिखाई दिया शहर की ओर से, और इनके मन में उम्मीद जागी कि आने वाला शायद उनकी कोई मदद करे। राहगीर क्षण भर उनके पास रुका, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अब देखो, वो शहर से जो आया था वो थोड़ी देर इनके पास रुका और उसने कुछ कहे बिना ही वो चला गया। कुछ वो पूछा भी नहीं कि भाई क्या हुआ। वो देख रहा है 2 लोग रो रहे हैं, और देखने से ही पता चल जाता है कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन बिना कुछ कहे वो चला गया। शायद उसने उन्हें पहचान लिया था, उसी गांव का था। कल्लन को लगा इंसान की जात ही सब कुछ है। देखो, उनके ही गांव का आदमी था। शायद उसने पहचान लिया था कि अरे ये तो वही जोहड़ पार रहने वाला बल्हार है, तो इसलिए वो झट से वहाँ से खिसक गया। आखिर वे उठे और बेटी का शव कंधों पर रख कर गाँव की ओर लौट चले। अब देखो, अपने बेटी का शव कंधों पर रख डालकर वे गांव की ओर वापस लौटे। अब ये 8-10 किलोमीटर उन्हें इस शव को लादे चलना था। कंधों पर जितना बोझ था उससे कहीं ज़्यादा बोझ उनके भीतर समाया हुआ था। सलोनी के बचपन की किलकारियाँ रह रह कर उनकी स्मृतियों में कुलांचें भर रही थी। भारी मन से वे सलोनी का शव उठाए गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। वो चल रहे थे शव को लेकर, इतने दुखी थे। उनके मन में अपने बेटी की बचपन की बातें रह रह कर स्मृतियों में कुलांचें भर रही थी, और रास्ता तो मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जितना समय शहर के पास पहुंचने में लगा था उससे ज़्यादा गांव पहुंचने में लग रहा था, क्योंकि उनका दुखी मन, एक तो मन दुखी था, शरीर भी एकदम थका हारा था। सरोज का हालत बहुत ही चिंताजनक थी। वह सिर्फ घिसट रही थी। टूट तो कल्लन भी गया था, लेकिन किसी तरह स्वयं को संभाले हुए था। सरोज अधमरी सी हो गई थी, उससे चला नहीं जा रहा था। जो लड़की की माँ थी, सलोनी की जो माँ, वो दुख के मारे वो चल ही नहीं पा रही थी। दुख के कारण वो जैसे तैसे अपने आप को घसीट रही थी गांव की ओर, अधमरी सी हो गई थी। सुरजा ने उन्हें दूर से ही देख लिया था, पहचाना तो उन्हें पास आने पर ही, लेकिन दूर से आती आकृतियों को देखकर उसने अंदाज लगा लिया था। सुरजा ने देखा कि देखो, बेटा और जो बहू है वापस लौट रहे हैं और चल के आ रहे हैं, और देखने से उसे लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वे जिस तरह सलोनी को ला रहे थे, देखकर उसका माथा ठनका। वह घर से निकलकर सड़क तक आ गया था। सलोनी का शव देखकर वह स्वयं को नहीं संभाल पा रहा था। वह तड़प उठा था। ज़मीन पर 2 हथड़ मार मार कर वह रोने लगा था। कल्लन की आंखों से भी बेतहाशा आंसू बह रहे थे। उनका रोना धोना सुनकर संतो भी आ गई थी। उन्हें डांडस बंधाने वाला कोई नहीं था। अब देखो, सुरजा ने देखा कि मुर्दा को ढोकर आ रहे हैं बेटा और बहू। संतो भी आई, रोने लगे दहाड़ मार मार कर, लेकिन उन्हें डांडस बंधाने वाला भी कोई नहीं था। कोई गांव वाला उनके पास आकर उन्हें डांडस बंधाने के लिए भी नहीं था। शहर से लौटने में उन्हें वैसे ही समय ज़्यादा हो गया था। किसी को बुलाने के लिए भी समय नहीं था। रात भर इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं थे। कल्लन चाहता था कि शाम होने से पहले ही दाह संस्कार हो जाए।
सलोनी के शव को देखकर सरोज बार बार बेहोश हो रही थी। अब इतना टाइम लग गया, शहर से मुर्दा को ढोकर वो घर पहुँचे, किसी को बुलाने के लिए भी समय नहीं, रात भर इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं थे। शाम होने से पहले ही दाह संस्कार करना था और सरोज बेचारी बार बार बेहोश हो रही थी अपने बेटी के शव को देखकर। अब समस्या थी लकड़ियों की। दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ उनके पास नहीं थी। सुरजा और संतो लकड़ियों का इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़े थे। अब देखो, एक प्यारी सी 10 साल की बेटी सलोनी को खोया है उन्होंने, और रोने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। उनके पास लकड़ियाँ नहीं हैं दाह संस्कार करने के लिए, और लकड़ियों का इंतज़ाम करने के लिए गांव वाले उनकी मदद भी नहीं कर रहे हैं। इनको खुद जाना पड़ा। सुरजा और संतो लकड़ियों का इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चमारों के दरवाज़ों पर जाकर गुहार लगाई थी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। घंटा भर भटकने के बाद भी वे इतनी लकड़ी नहीं जुटा पाए थे कि ठीक से दाह संस्कार हो सके। ये कहानी कई बार लगता है कि कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन है एक सच्ची कहानी। ऐसे भी होता है, गांव वाले इतने निष्ठुर हो सकते हैं। उन्होंने, किसी ने भी इनको, इस बच्ची के दाह संस्कार के लिए कोई उन्हें लकड़ियां तक नहीं दे रहा है। ये सुनने में हमें विश्वास ही नहीं होता। और अब देखो, इनके पास लकड़ियां नहीं हैं तो घर में उपले थे। संतों ने कहा लकड़ियों की जगह उपले ही ले जाओ। अब देखो, लकड़ी नहीं है तो उस शव के संस्कार के लिए ये जो गोबर का बनता है उपला, उसको ले जाते हैं। जाति के नाम पर मानव को इतना इंसल्ट किया है, ऊपर से उस शव के दाह संस्कार के लिए भी लकड़ी नहीं है, उपला ले जा रहे हैं। चमारों का श्मशान गांव के निकट ही था, लेकिन उसमें बलहारों को अपने मुर्दे फूंकने की इजाज़त नहीं थी। अब देखो, चमारों का श्मशान गांव के निकट था, लेकिन वहाँ बलहारों को अपने मुर्दे फूंकने की इजाज़त नहीं थी। कल्लन की माँ के समय भी ऐसे ही समस्या आई थी। चमारों ने साफ मना कर दिया था। गांव से बाहर 3-4 किलोमीटर दूर ले जाकर फूंकना पड़ा था। इतनी दूर सलोनी के शव को ले जाना। देखो, कल्लन की माँ की जब मृत्यु हुई थी तब भी यही समस्या आई थी, अब भी यही समस्या आई है। अब सलोनी के शव को 3-4 किलोमीटर दूर ले जाना है, गांव से दूर। लकड़ी उपले भी ले जाने थे। सुरजा और कल्लन के अलावा कोई नहीं था जो इस कार्य में हाथ बटा सकता था। देखो, एक बच्ची मरी है, उसके माता पिता को ही लकड़ी भी ले जाना है, शव को भी ले जाना है, और लकड़ी है भी नहीं, उपले ले जाने हैं। बलहारों के मुर्दे को हाथ लगाने या शव यात्रा में शामिल होने गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। आश्चर्य देखो, बलहारों के मुर्दे को हाथ लगाने या शव यात्रा में शामिल होने गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। जात उनका रास्ता रोक रही थी। कल्लन ने काफ़ी कोशिश की थी। वह रविदास मंडल, डॉक्टर अंबेडकर युवक सभा के लोगों से जाकर मिला था। ये रविदास मंडल और डॉक्टर अंबेडकर युवक सभा, ये सब दलित समुदाय के लोगों के संस्था हैं, जो सवर्णों के द्वारा उनके ऊपर जो अछूतों सा व्यवहार किया जाता है, उसके खिलाफ जो संस्था आवाज़ उठाती हैं, उनमें ये शामिल है, रविदास मंडल और डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन वहाँ के सभा के लोग भी, कोई भी साथ आने को तैयार नहीं था। किसी न किसी बहाने वे सब कन्नी काट गए थे। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वे सब कन्नी काट गए थे। रेलवे कॉलोनी में अंबेडकर जयंती के भाषण उसे याद आने लगे थे। उसने उन तमाम विचारों को झटक दिया था। अब कल्लन को याद आया, रेलवे कॉलोनी में अंबेडकर जयंती में क्या भाषण झाड़ते थे कि जो दलितों से जो अछूतों का सा व्यवहार करते हैं, उसके खिलाफ
उद्बोधन की प्रक्रिया होती थी अंबेडकर जयंती में, भाषणों में, लेकिन वो तो केवल भाषण की बात है। आज कल्लन को पता चला कि कथनी और करनी में क्या अंतर है। देखो, जिन दलितों ने बड़े बड़े भाषण दिए कि उनसे अछूतों सा व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो लंबे लंबे भाषण दिए, आज वही बलहारों को उनकी जाति के नाम पर उनसे अछूतों का सा व्यवहार कर रहे हैं। उसने उन तमाम विचारों को झटक दिया था। गहरी वितृष्णा उसके भीतर उठ रही थी। उन सब बातों को याद करके उसे इतनी वितृष्णा हुई, इतना गुस्सा आया। उसे लगा वे तमाम भाषण खोखले और बेहद बनावटी थे। वे सभी भाषण खोखले, मीनिंगलेस, अंदर से एकदम खोखला, एम्प्टी था और बेहद बनावटी थे। कल्लन ने सुरजा से कहा, बापू और देर मत करो। मतलब कि किसी की सहायता की आशा भी नहीं है कि कोई आकर हमारी मदद करेंगे, तो अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों ने कपड़े में लिपटे सलोनी के शव को उठा लिया था। स्त्रियों के श्मशान जाने का रिवाज बल्हारों में नहीं था, लेकिन संतों और सरोज के लिए इस रिवाज को तोड़ देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। वैसे बल्हारों में स्त्रियों का श्मशान जाने का रिवाज नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, एक कल्लन है और बूढ़ा सुरजा है। शव को ढोना है, लकड़ियों को ले जाना है, उपले ले जाना है, तो संतों और सरोज के पास इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था कि वो रिवाज को तोड़ दे और श्मशान जाए। संतों ने लकड़ियों का गट्टर सिर पर रख कर हाथ में आग और हांडी उठा लिए थे। पीछे पीछे सरोज उपलों से भरा टोकरा लिए चल पड़ी थी। इस शव यात्रा को देखने के लिए चमारिने अपनी छतों पर चढ़ गई थी। इस शव यात्रा को ये शव यात्रा भी कितने लोग हैं, एक तो मुर्दा है, ऊपर से 4 लोग हैं। इस शव यात्रा में देखिए, जब कोई कौवा भी मरता है, आपने देखा होगा, जब कौवा मरकर गिरता है तो ढेर सारे कौवे पास इकट्ठे हो जाते हैं और कितनी देर तक मातम मचाते हैं। यहाँ गांव वाले छतों पर चढ़कर तमाशा देख रहे हैं। उनकी आंखों के कोर भीगे हुए थे, लेकिन बेबस थी, अपने अपने दायरे में कैद। जाति व्यवस्था में हर एक व्यक्ति अपने अपने दायरे में कैद है। कैसा विरोधाभास है। यहाँ चमार अपने दायरे में कैद है, बल्हारों को अलग कर रहे हैं। बल्हार तो आखिर बल्हार ही थे, अपने ही नहीं, उन्हें तो दूसरों के मुर्दे भी ढोने की आदत थी। उनकी तो आदत है, अपना मुर्दा भी ढोते हैं, दूसरों का भी। चमारों का गांव और उसमें एक बल्हार परिवार। ये थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की दर्द भरी कहानी, शव यात्रा।